केंद्र है। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में सुनिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अजय मंडावी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है पंकज मेश्राम। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, काष्ठ शिल्पकला छत्तीसगढ़ की स्थायी पहचान है। इस कला के माध्यम से कई कलाकारों ने राज्य का गौरव बढ़ाया है। श्री अजय मंडावी ऐसे ही कला सर्जक हैं जिन्हें कला और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला जगत में उनके द्वारा किए गए विशेष कार्य पर आज हम फोन लाइन पर उनसे बात कर रहे हैं। अजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने पर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप कांकेर के रहने वाले हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती दिनों की यदि हम बात करें तो क्या कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं, और काष्ठ कला से आपका परिचय किस तरह से हुआ? शुरुआती दिनों में तो बस खिलौने बनाना अपने लिए बचपन में, और काष्ठ कला का ये है कि जो जगदलपुर आसपास है वहाँ काष्ठ कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन मैं देख नहीं पाया था उनकी कला को। और यहाँ एक हमारे सीनियर हैं राधेश्याम नागवंशी जी। अच्छा। तो उनके आर्ट को देखा, तब तक मैं बनाना शुरू कर दिया था अपने हिसाब से। और उनकी कला को देखा तो काफी अच्छा लगा मुझको कि चलो इसको और अच्छे से बनाया जा सकता है, और वो फिर लगातार रहा। कितना वक्त लगा इस कला को सीखने में आपको? सीखना क्या, ये तो समझिए साधना है। आदमी जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है। अब इत्तेफाक ये है कि मुझको टीचर बनना पड़ा कि जितना कुछ जानता हूँ वो सिखाता गया मैं सब लोगों को। और जो भी आया बतौर स्टूडेंट की भाई ये चीज सीखना है, तो हाँ ठीक है। तो शुरू से ही ये इच्छा थी कि चलो जितना जानता हूँ मैं वो खुली किताब जैसा है कि जी इतना ही जानता हूँ मैं और इतना सिखा सकता हूँ। तो वो उसमें से कुछ ही सीख पाते हैं जो स्टूडेंट हैं वो। तो वो सिखाने की जो प्रवृत्ति थी वो शुरू से थी। जी। अब बस्तर आर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो काष्ठ कला का नाम प्रमुखता से हमारे ज़हन में आता है। इसकी खासियत को यदि हम जानना और समझना चाहें तो क्या कुछ हम और लोगों को बता सकते हैं सर इस बारे में? बस्तर आर्ट में जो पूरी संस्कृति है उसको उकेरा जाता है। जैसे दशहरा हो गया या ट्राइबल फिगर हो गया पूरा, या आदिवासियों के जो त्योहार हैं छोटे छोटे उनका उल्लेख होता है। जैसे जगार है या और जितने भी त्योहार हैं उनका उल्लेख करते हैं उसमें पोर्ट्रेट में, और पूरा फिगर बनाते हैं ट्राइबल का। तो ये प्रमुखता रहती है और ये चीजें पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं। ये अच्छा लगता है देख के भी और बना के भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है उसको कम बना के बाकी के जो आर्ट हैं वुडन में, बाकी के और लंबा चौड़ा फील्ड है इसका आर्ट का, तो फिर लिमिट नहीं है कोई। तो बाकी के जो आर्ट हैं, अभी पिछले 12-13 साल से मैं वुडन कैलीग्राफी पे काम कर रहा हूँ। बीच बीच में कभी 1-2 मूर्तियां बना लेता हूँ, लेकिन कैलीग्राफी जो अक्षर काटते हैं या फिगर काट के बनाते हैं बहुत पतले लकड़ी में, तो वही करता हूँ मैं। तो किन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं यदि हम बस्तर आर्ट की बात करें तो? बस्तर आर्ट में तो उसका जो जितना इक्विपमेंट है, छोटा छोटा औजार, वो सारी चीजें, और प्लस किस वोकेशन को हम बनाना चाह रहे हैं कि कोई महिला बाजार जा रही है तो उसके सर में टोकनी होना चाहिए, ये वो माने वो प्रॉपर एक वोकेशन रहता है कि 2 महिलाएं आपस में एक दूसरे का श्रृंगार कर रही हैं, या एक महिला दूसरे का श्रृंगार कर रही है, या दशहरा का बना रहे हैं तो पूरा उसमें रथ से लेकर के सारा चीज, तो इस टाइप का रहता है। जो चीज बनाना है उसको पहले ड्रॉ करते हैं
फिगर आउट करते हैं पूरा। उसके बाद फिर उसको खोदना शुरू करते हैं। समय के साथ कोई बदलाव भी किए गए हैं? वही मैं बता रहा था कि जो बस्तर आर्ट है वो तो है ही, परंपरागत जो कला है वो है और काफी समृद्ध है, लेकिन उसमें वो सिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि छोटे छोटे औजार हैं, हथियार है, वो चलाना एक आदमी अगर स्टूडेंट बन के बैठता है तो उसको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए फिगर को, किसी फिगर को या कोई फूल या बेल या जो भी चीज हो वो उसको बना सके। लेकिन उसको अपडेट किया हमने कैलीग्राफी में। तो कैलीग्राफी में छोटा सा यू फ्रेम होता है और उस यू फ्रेम में एक पतला ब्लेड लगा रहता है, तो उसमें काटना आदमी लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर सीख जाता है। तो वो ज्यादा सरल है। और जब से मैं 2010 से जेल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब से मैं वो कैलीग्राफी पे ही पूरा ध्यान लगा के काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिखाना आसान है और उस पे काम करना आसान है बनिस्बत बस्तर आर्ट के। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि आप जेल में जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। ये अनुभव किस तरह से रहा आपका और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 2010 में जून महीने से। तो यहाँ तत्कालीन कलेक्टर थे निर्मल खाखा जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जेल में हैं बहुत सारे लोग और अगर उनको कुछ सिखा सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी। और मैं दूसरे ही दिन जाके जेल कैंपस में, एक तो पहली बार गया था मैं जेल के अंदर तक और देखा तो बहुत अच्छा लगा। लड़कों से मिला मैं, कुछ लड़कों से कि यार मैं ये चीज बनाता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। तो करीब 13-14 लड़के तो तुरंत तैयार हुए कि हम लोग बिल्कुल आज कहो तो आज, कल कहो तो कल से शुरू करेंगे हम सीखना। तो एक तो समय है उनके पास पूरा, मैंने पूरा ही समय जेल के अंदर है, फ्री है, तो उस समय का भरपूर सदुपयोग किया मैंने। और उन जो हैं लड़के जो थे जेल के अंदर, उन्होंने भी अपना पूरा समय दिया, पूरा एफर्ट लगा के काम किया बड़ी तन्मयता से, और बहुत ही कम समय में वहाँ सीख जाते हैं, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं और बात भी करेंगे तो आपस में कितना करेंगे। तो उससे अच्छा है कि चुप बैठ के वो कुछ सीखें। तो वो लगभग 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर उनका हाथ चलना शुरू हो जाता है कैलीग्राफी में। फिर वो अपना नाम और ये वो जितनी चीजें बनती हैं वो सब बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब अपनी बनाई हुई कोई चीज को देखते हैं वो, तो उनकी खुशी उनके चेहरे पे नजर आती है और लगता है कि हाँ, ये इतनी देर के लिए कम से कम भूल गया कि मैं जेल में हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जेल में रहकर ही उन्हें सिखाते रहे हैं या जेल से बाहर आकर भी कुछ ऐसे कैदी रहे होंगे जब उनकी सज़ा पूरी हो गई और वो जेल से बाहर निकले, उनका ये प्रयास रहा हो कि वो बाहर निकलकर इसे एक तरह से रोजगार के रूप में अपनाएं और उसके लिए उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली हो? जेल के अंदर जैसे शुरुआती दौर में मैं सिखाने गया तो सीखते हुए उनके अंदर जितना परिवर्तन देखा मैंने, एक कोई उदास था वो खुश हो गया, या जितना क्रमबद्ध तरीके से जो परिवर्तन देखा मैं, तो मुझको लगा कि इनका हाथ छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने एक आर्टिस्ट बना देना अलग चीज है और जेल से रिलीज होने के बाद उनको छोड़ देना, मैंने हाथ छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए ये था कि जेल से जो रिलीज हो रहा है लड़का, वो अगर कहता है कि मुझको कुछ समय आपके साथ रहना है, आपके घर में रहना है, तो वो बिल्कुल उसका स्वागत रहता है यहाँ। और 2010 से लेकर के आज पर्यंत तक कभी हमारा घर खाली नहीं रहा जेल से रिलीज्ड लोगों से। तो हमेशा 3, 4, 5, 6 लड़के रहते ही हैं साथ में, अभी भी 3 लोग हैं। तो देखिए, आर्ट सिखाना एक अलग बात है। आर्ट का मतलब है सीधा सीधा एक साधना है, और यहाँ से जाने के बाद जब वो खेती करता है तो वो उसी तन्मयता से करता है, चाहे वो जो भी काम करे। एक जो तन्मयता उसमें जागृत होती है, उसका उसको पूरा लाभ मिलता है। तो तब देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई लड़का जो मैंने इससे जेल आने से पहले तक उसके हाथ में कोई हुनर नहीं था, वो लौटने के बाद
पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, तो ये परिवर्तन मुझको ताकत देती है कि भाई चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ इन लोगों के लिए। और वो अपने जीवन में जितना सफल होते हैं उतना ही अच्छा लगता है। और अभी तक ईश्वर की कृपा है कि जितने लोग हाथ के नीचे से रिलीज हुए उनमें से कोई भी लड़का रिपीट नहीं हुआ जेल में। कोई भी लड़का, लगभग 400 लोग आज जेल से बाहर हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसने दोबारा कोई क्राइम किया हो या दोबारा उस लिस्ट में कभी नाम आया हो, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो किसी भी दूसरे क्राइम में रहा हो। यहाँ तो लगभग 250 के करीब तो नक्सली रिलीज हुए हैं जेल से, जो मेरे स्टूडेंट हैं, और 150 के करीब दूसरे केसेस में है। तो ये समझिए मेरा सक्सेस रेट है। जी, बहुत संतोष मिला होगा आपको। इससे बढ़ के और क्या संतुष्टि हो सकती है। जी, यहाँ भी घर का माहौल मैंने कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि उसको जो पसंद आ जाए। जैसे तालाब है मेरे पास, मुर्गियां पाल के रखा हूँ, कबूतर है, हंस है, बतख है, बटेर है, सब जीव जंतु पाले हुए हैं। तो उनको जो चीज अट्रैक्ट करता है कि भाई गांव में मैं मुर्गी पाल सकता हूँ, अच्छी बात है, यहाँ से ले जाओ, या फिर चूजे कहाँ से मिलेंगे, उसको पूरा लाइन अप करके देना है कि आप यहाँ से ये पालोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा और आपका घर चल जाएगा। तो वो जो काम उनको पसंद आता है, किसी के पास तालाब है तो उसको कहाँ से मछली का बीज मिलेगा, कहाँ से उसका दाना मिलेगा, वो सब लाइन अप करना ये मेरा काम रहता है। तो कंटिन्यू उनके घर तक जाके, उनके खेत को देख के या उनके घर को देख के, उस हिसाब से मैं उनको सेटल करता हूँ। तो इस पूरे काम में सरकार के द्वारा कुछ आपको मदद मिलती है, या दोनों बॉडी है आपस में मिलकर काम करती हैं, या अकेले ही आप ये सारा काम करते हैं? ये अकेले का ही है। अच्छा। जी, क्योंकि देखिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है एक्स्ट्रा, और वहाँ रॉ मटेरियल वगैरह के लिए भी कोई एक्स्ट्रा कहीं से कोई अमाउंट नहीं है। जेल विभाग से भी मैं कोई भी चीज के लिए कुछ नहीं लेता हूँ। तो ये रहता है कि ये हमारे ही पास से, या मैं अपनी ही व्यवस्था से पूरा जेल का ट्रेनिंग चलाता हूँ, क्योंकि आर्ट कुछ अपना जो थोड़ा बहुत आर्ट बिक जाता है, उससे समझिए जेल का जो वर्कशॉप है वो ऑटोमेटिक हो गया है कि जो थोड़ा बहुत आर्ट बिका उससे अपने रॉ मटेरियल खरीद लिए, और उसी से जितना औजार, ब्लेड जो भी लगना है वो सारा चीज खरीद लेते हैं। तो इसका हिसाब किताब तो रखता नहीं हूँ मैं कभी। तो ये अच्छा लगता है, चलो अपने से जितना भी लग जाए, किसी को संभालने के लिए पैसा जितना भी लगे उसकी परवाह नहीं है। लगातार वो खर्च करना और किसी को संभालना, ये बहुत बहुत अंदर से खुशी देता है, इसलिए ये सब करता हूँ। जी, आपने अपने स्टूडियो के आसपास ही एक मेडिटेशन सेंटर भी बना रखा है। जी जी, उसकी भी आज वर्तमान दौर में सख्त जरूरत है, और खास तौर पे ऐसे लोग जो राह भटक गए हैं। ये मेडिटेशन अपने आप में इतना पावरफुल चीज है, और सबसे सरल भी है कि आप चुपचाप एक जगह बैठ जाएं, अपने मन को शांत करें, बस उसके बाद सफलता अपने आप हाथ आएगी। मैं कुछ एक लड़के जेल में भी बैठते हैं, जेल में भी सुबह उठ के वो बैठ जाते हैं, चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं, और दिन भर वो खुश रहते हैं। उनका अपना कहना है कि आज मैं आधे घंटे बैठा, आज मैं 1 घंटे बैठा। तो मैं जब जाता हूँ तो पूछ लेता हूँ उनसे कि कौन कौन बैठा था। तो अगर 2 लोग भी बैठते हैं सुबह, तो वो बताते हैं कि आज सुबह बैठा था मैं और ये दिन भर ठीक लगा। तो इसलिए यहाँ मेडिटेशन हॉल बना के रखा हूँ मैं, कि ये भी एक देखिए सदियों पुरानी परंपरा है, सदियों पुरानी। इसका मैं भी आकलन में बता सकूंगा कि अगर हम मन को शांत कर लेते हैं तो पूरा जीवन सफल हो जाता है। 24 घंटे में अगर आदमी 1 घंटे भी बैठ जाता है या आधे घंटे भी बैठ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। एक नक्सल केस में जो था स्टूडेंट, उसने इवन विपश्यना तक किया, तो उसको विपश्यना सेंटर तक छोड़ा, मैं रिसीव करके लाया। 10 दिन तक उसने तपस्या की, और अब उसका कहना है कि ये नया जन्म है मेरा। तो ये
बहुत अच्छा लगता है ये देख के, सुन के। अजय जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो काष्ठ कला तैयार की है उसकी प्रदर्शनियां कहाँ-कहाँ लगी हैं और कब-कब लगी हैं, और उसके ज़रिए आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का किस तरह से मौका मिला है? प्रदर्शनी में मैं बहुत पहले जाता था। 2005 में यूथ फेस्टिवल हैदराबाद, ट्रेड फेयर दिल्ली और रायपुर, भिलाई, इस टाइप का बहुत जगह स्टूडेंट लोग गए थे, बॉम्बे, कश्मीर, बहुत सारी जगह याद नहीं है मुझको। कालाघोड़ा फेस्टिवल में मैं गया था। लेकिन 2010 में जब मैं जेल का काम शुरू किया, तो उससे पहले 2006 में स्टेट अवार्डेड था मैं, 2007 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था मेरा, और 2010 के पहले एक बाइबल बनाए थे हम लोग, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता था मैं, जो विश्व की सबसे बड़ी बाइबल है। लेकिन 10 में जैसे ही जेल आया, मुझको लगा कि मैं अपना प्रोफाइल क्यों बना रहा हूँ, कि मुझको अपना प्रोफाइल बना के मिल ही क्या जाएगा। और जब देखा यहाँ इतनी मुसीबत में लोग हैं जेल के अंदर, और उनको सिखाने का जो सुकून था, उनको देख के जो सुकून मिला, वो किसी इंटरनेशनल अवार्ड से कहीं ज्यादा मायने रखता था। तो 10 से लेकर के 18 तक तो मैं समझिए 8 साल बिल्कुल घर से जेल, जेल से घर, और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है, और जो जिनको रिहेबिट करना है, जिनकी जितनी मदद करनी है, वो सिर्फ सारा का सारा अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करके रखा था मैं। 2018 में लगा कि चलो कुछ करते हैं अपन जेल के लिए। तो एक वंदे मातरम बनाए हम, जो 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा है। उसको जब प्रदर्शित किए, तो उसमें हमने जेल के अंदर ही छोटा सा एरिया है, उसमें 40 कंबल बिछाए थे। उसमें 40 कंबल बिछा के, 8 बाई 4 का 40 कंबल बिछा के, उसको पूरा एक एक अक्षर को जोड़ के पूरा वंदे मातरम बनाया। ड्रोन से फोटोग्राफी हुई उसकी, और उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया, और वो 3 ही दिन में उसका रिजल्ट हो गया कि आपका जो ये वंदे मातरम है, ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो वो जेल के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए, क्योंकि जेल के अंदर जो थे लड़के उस समय 9 स्टूडेंट थे, और सारी व्यवस्था करके मैं दिया था कि चलो हम ये काम करते हैं। और उस समय जेलर भी थे सतीश चंद्र भार्गव, तो उन्होंने भी मदद की कि हाँ भाई चलो कोई रिकॉर्ड बन जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने जेलें हैं, और उसमें एकमात्र जेल है कांकेर जिसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो भी राष्ट्रगीत के लिए। तो उस टीम में नक्सली भी थे और अन्य केसेस के भी लड़के थे। ये बड़ा अचीवमेंट था 2018 का। और उसके बाद फिर मैं साइलेंट हो गया कि चलो ये रिकॉर्ड बन गया, ये आ गया, सब चीज सर्टिफिकेट आ गया, अब फिर से अपन अपने काम में लग जाते हैं। तो फिर से वो ट्रेनिंग कंटिन्यू होने लगा कि जेल से घर से जेल। अब ये रही बात 23 की, तो एक हमारी फैमिली फ्रेंड है स्मिता जी, तो उन्होंने कहा कि आपको पद्मश्री के लिए लगाना चाहिए, भरना चाहिए। मैं बोला अब जरूरत नहीं है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया और अवार्ड हो गया, अब क्या करूंगा मैं। लेकिन उनका कहना था कि चलो मैं करके देती हूँ पूरा। तो उन्होंने पूरा सारा काम उन्होंने ही किया डॉक्यूमेंटेशन का, और उसका नतीजा ये था कि मैं सिर्फ सिग्नेचर किया आखिरी में। अच्छा। उसका नतीजा ये था कि 25 जनवरी को अनाउंसमेंट में आ गया कि आपको पद्मश्री दिया जाता है, और 5 अप्रैल को फाइनली वो पद्मश्री मिल गया हमको। तो ये थी समझिए जर्नी। कैसे रहे उस दिन के अनुभव सर? बहुत गरिमा में रहता है। एक तो राष्ट्रपति भवन तक जाना, और राष्ट्रपति के हाथ से कोई अवार्ड लेना, और देखिए इतने करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, उसमें मात्र 91 लोगों को पद्मश्री मिला। तो उस बीच में अपना नाम होना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं अपना अवार्ड पूरा अपने स्टूडेंट लोगों को डेडिकेट किया कि भाई ये अगर नहीं सीखते तो मैं इस स्टेटस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन चलिए कृपा रही सबकी,
तो ये हो पाया। और सबसे ज्यादा मेहनत तो स्मिता ने की थी और तो उसके कारण ये मिला हमको। जी, हम जेल के कैदियों की बात कर रहे थे। आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर मैं कि जो कैदी होते हैं और ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग से जुड़े कैदी हैं, उन्हें क्या पहले आपको कुछ एक काउंसलिंग उनकी करनी होती है यदि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो, या स्वतः ही वो जुड़ जाते हैं? इच्छा, जैसे कोई इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं वर्कशॉप में आना चाहता हूँ, तो एक तो लिमिटेड है, 12-13 लोगों को ही सिखाया जा सकता है। वहाँ मैंने ज्यादा अपन भीड़ नहीं कर सकते, तो अधिकतम 15 लोग, तो उतने लोग बैठते हैं। उनमें से किसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी ये धीरे से समझ में आता है मुझको, कि कोई उदास बैठा है या और जिसका काम में मन नहीं लग रहा है, उसको अलग करके बिठा के उससे बात करना शुरू कर देता हूँ कि आज अगर मूड नहीं है तो कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो। तो वो जब अपनी सारी बातें बताते हैं तो उसको फिर एक लाइन में जवाब देना होता है कि जो हो गया हो गया, अब जो होना है उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि पास्ट को लेके चलेगा तो वो फ्यूचर कैसे बना पाएगा अपना। तो ये सब चीज रहता है। और समझिए काउंसलिंग तो अपने आप में बहुत वृहद विषय हो जाता है। तो ये अब इत्तेफाक है कि ये कर पाता हूँ मैं, कि उनके दिमाग से कोई चीज हट जाए, कोई मैंने बुरी घटना जो उसने अंजाम दिया है वो हट जाए उसके दिमाग से। एक बार मन से हट गई बात तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सारा चीज ठीक हो जाता है। तो ऐसे कैदियों में, ऐसे नक्सली में पुरुष ही होते हैं या महिलाएं भी होती हैं जिन्होंने आपके जरिए जुड़कर इस कला के माध्यम से अपने जीवन को नया आयाम दिया हो? महिलाओं का खंड अलग है और वहाँ मैंने उन लोगों की ट्रेनिंग नहीं चला पाता मैं। महिलाओं का अलग खंड है और अभी तक तो जितने भी हुए पूरे पुरुष हैं, जितने भी हैं यहाँ आसपास के या दूर के भी स्टूडेंट रहे, एक गुजरात से भी रहा, एक दिल्ली से भी रहा, जो यहाँ जेल में आ जाते हैं। एमपी से कुछ एक लड़के थे, बिहार से थे, तो इस टाइप के दूर दूर के भी हैं स्टूडेंट। हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि महिलाओं के साथ किस तरह की समस्याएं हैं। आप इतने लंबे वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और क्या उस समस्या को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? यदि दूर किया जा सकता है तो उसके बारे में आपके किस तरह के सुझाव हैं? एक तो महिला बंदी बहुत कम रहते हैं यहाँ काफी, 5, 7, 10 अगर हैं तो पर्याप्त है। तो बीच में क्लास चला रहा था मैं उनके, सिलाई की क्लास। अच्छा। तो वो कुछ समय तक चला और उसके बाद फिर क्या है, दो पार्ट हो जाता है ना, एक पार्ट जेंट्स लोगों का है, एक पार्ट लेडीज लोगों का है। तो मैं जिस साइड में हूँ वहीं पे पूरा समय मेरा लग जाता है, तो उस तरफ मैं महिला खंड में जाके उधर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। और इधर बाकी वहाँ चलता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। समाज सेवी लोग कोई न कोई चीज सिखाते रहते हैं बीच बीच में महिला खंड में, तो वो नहीं कर पाया मैं। 1-1.5 महीने करीब सिखाया था उन लोगों को सिलाई की क्लास, और उसके बाद फिर यहीं पूरा जेंट्स साइड में पूरा कंसंट्रेट किया। जी, भविष्य के लिए क्या योजना है? कुछ आपने सोच रखा है? पुरस्कार मिलने के बाद आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपकी जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं, दायित्व तो थोड़े और व्यापक हो गए हैं, तो जी, तो कुछ सोच रखा है? समझिए जेल तो कंटिन्यू रहेगा, जेल का काम बंद नहीं करूंगा मैं किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ सख्त जरूरत है मेरी। जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को सख्त जरूरत है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए एक 2-3 जगह एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं हम लोग, प्रकृति के नाम से। तो एक तो कोरबा के पास है आर्यन पब्लिक स्कूल उर्गा में, और एक स्कूल है जयपुर में, संस्कार पब्लिक स्कूल। तो 2 स्कूल में पौधा लगाने का काम, जैसे कोई स्टूडेंट है उसके नाम से पौधा लगाया जाता है और उसको स्पॉन्सर किया जाता है कि उस पौधे को पालने के लिए उसको हर महीने
10 रुपए दिया जाएगा। अच्छा। तो वो पैसा हम 3 साल तक देंगे। माने वहाँ के कोई भी टीचर दे सकते हैं 10 रुपए, या अभी दे रहे हैं, जैसे उर्गा में है वहाँ प्रिंसिपल से लेकर के, और मात्र 50 पौधे लगाए गए हैं। वो बांस, सागौन, चंदन इस टाइप का लाइन से कुछ पौधे हैं, 50 पौधे। तो जो बच्चों को दिया जाएगा वो अमाउंट 3 साल में होगा मात्र 360 रुपए, और उस बच्चे का ऑनरशिप रहेगा उस पौधे के ऊपर कि वो उसका मालिक होगा। और मान लिया जाए बांस का पौधा है, वो 4 साल में तैयार हो जाता है काटने लायक। चौथे या 5वें साल अगर उसकी कटाई होती है तो वो बांस लगभग 6 से 8 हजार रुपए का होगा। एक पौधा जो होगा वो 6 से 8 हजार रुपए का होगा। तो उसमें 50% पैसा उस बच्चे को दिया जाएगा, या तो फिर उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट करें या जैसे भी देना चाहें, और 50% उसको दिया जाएगा जो स्पॉन्सर करेगा। तो समझिए जिसने 360 रुपए लगाए हैं उसको 2,500 से 3,000 रुपए मिल जाएगा 4 साल के अंदर में। अगर सागौन का पौधा है 15 साल तक रह गया तो समझिए 360 के बदले वो पौधा गिरे से गिरे हालत में 50 से 75 हजार रुपए का होगा वो 15 साल के अंदर। एक स्टूडेंट और एक स्कूल का जो बॉन्डिंग है वो, प्लस आज जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं पेरेंट्स, तो वो कम से कम पर्यावरण से इतने दूर हो गए हैं बच्चे कि कोई भी बच्चा नहीं बता सकता कि मेरे पास गमले में ये पौधा मैंने लगाया है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। एक तो स्कूल, दूसरा मोबाइल, तीसरा टीवी। तो उसके पास इंटरटेनमेंट का इतना साधन है कि वो पर्यावरण के बारे में सोचता ही नहीं। अगर उसको मात्र 10 रुपए दे के उसके मन में पौधों के लिए एक जगह बना देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। कोशिश है कि और बहुत सारे स्कूलों में ये सब प्रोजेक्ट डाला जाए कि LKG में पढ़ने वाला बच्चा एक पौधा लगाए और 12वीं पास होते तक वो कम से कम 25-50 हजार रुपए उसके अकाउंट में पहुंच जाए, ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी अपने पैसों से कर सके। अजय जी, बहुत ही बेजोड़ और नायाब विचार हैं आपके, और जिस तरह आप अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन विचारों के प्रति काफी दृढ़ संकल्पी हैं, ये काम इसी तरह सतत रूप से जारी रहे और इसी तरह आपको कामयाबी मिलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। आपने हमसे बात की, हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।